विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। किन किन विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसमें सबसे पॉपुलर जो नाम है वो अलेक्जेंडर है, लेकिन अलेक्जेंडर से पहले भी इस देश पर आक्रमण हुए। किन किन के मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हकामनी आक्रमण हुआ। हकामनी क्या? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी वंश के राजाओं ने किया। इनको पारसीक बोलते थे। क्या बोलते थे? पारसीक राजाओं ने किया। क्लियर हो गया? तो भारत पर आक्रमण करने वाली पहली विदेशी सत्ता कौन सी थी? आंसर पारसीक थे। कहां के थे? ईरान के थे। कहां के थे? ईरान के थे। या हकामनी बोलेंगे आप, हैं? इस वंश का संस्थापक साइरस कौन था? साइरस था 599 से लेकर 529 बीसी। यूनानी लेखक हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रैबो, इनके अनुसार पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस या कुरुश ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का सफल प्रयास किया। असफल प्रयास किया, सफल नहीं रहा। कहां से? रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का सफल प्रयास किया। इसे ही भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता माना जाता है। भारत में प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था? आंसर साइरस या कुरुश भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुरुश। फिर दारा प्रथम। भाई दारा सिंह जी का नाम दारा क्यों रखा हुआ? कहीं ना कहीं इतिहास में परंपराएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं? दारा प्रथम। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता जो मिली दारा को मिली। दारे बाहु बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? दारे बहु। दारे बहु, दारा। दारा प्रथम को प्राप्त हुई, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। इसका उत्तराधिकारी था दारा प्रथम के 3 अभिलेख। ये आईएएस के क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं। बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सरुस्तम। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, दोबारा बनने की संभावना है। बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सरुस्तम, ये अभिलेख किसके हैं? आंसर दारा बहु के हैं या दारा प्रथम के हैं। किसके हैं? दारा प्रथम के। तो यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। किसने? दारा प्रथम ने। कहां से पता चलता है? बेहस्तून, हेबिस्तून भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बहिस्तून लिखा होगा कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर हेबिस्तून लिखा होगा, पर्सिपोलिस लिखा होगा, नक्सरुस्तम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नक्सरुस्तम। हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। कौन सा प्रांत बना? हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, वो बताते हैं कि जो अधिकृत भारतीय भूभाग था पारसिकों द्वारा जो जीता गया था, दारा प्रथम के द्वारा जो जीता गया था, वो क्या बना? 20वां प्रांत बना। काम्बोज एवं गांधार पर भी इसका अधिकार था। काम्बोज और गांधार पर भी इसका अधिकार था। दारा तृतीय को यूनानी शासक अलेक्जेंडर द्वारा परास्त किया गया और उसके बाद भारत पर पारसिक अधिपत्य समाप्त हो गया। दारा तृतीय, दारा तृतीय, इसको किसने हराया? अलेक्जेंडर ने हराया। ठीक है। ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े भारत पर? तो समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। समुद्री मार्ग के खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। दाईं से बाईं यानी जैसे उर्दू लिखते हैं वैसी खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। ईरानियों की अरेमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ईरानियों की जो लिपि थी वो क्या थी? अरेमाइक। ठीक है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। दारा क्योंकि अभिलेख खुदवाता था तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा क्या हुई? प्रारंभ हुई। ईरानियों की छत्रप शासन प्रणाली का शक कुषाण युग में पर्याप्त विकास हुआ। छत्रप बोलते हैं गवर्नर। ईरानी लोग जीतते थे, वहां पर गवर्नर नियुक्त कर देते थे, उन्हीं को क्या बोलते थे? छत्रप। और उस स्थान को बोलते थे छत्रपी। क्या बोलते थे? भाई ये किसकी छत्रपी है? ये उसकी है कि दारा प्रथम की है, ये दारा तृतीय की छत्रपी है। तो ये जो छत्रप शासन प्रणाली था, इसका शक कुषाण काल में पर्याप्त विकास हुआ। आगे अब अलेक्जेंडर आता है। भाई अलेक्जेंडर आपको पता है द ग्रेट लगाया गया इसके नाम के आगे। ऐसे ही नहीं लगाया गया कि भारत पर आक्रमण किया इसलिए ग्रेट हो गया।
इसकी मेमोरी गजब की थी। हर एक सिपाही का नाम, उसके घर का पता, माता पिता का नाम, नाम लेकर बुलाता था अपने सैनिकों को। क्या 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 बुलाता था? नाम लेकर बुलाता था अपने सैनिकों को। ठीक है। और इसके अंदर एक क्षमता थी, लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोलते हैं। जब पोरस की सेना देखी ना इन्होंने, तो ये थक चुके थे। कौन? कहाँ रह गया यूनान यार, कहाँ रह गया भारत की सीमावर्ती क्षेत्र? वहां से आ रहे हैं, घोड़ों पर बैठ के आ रहे हैं। किस पर? आप ट्रेन में बैठ के आ जाओ, आप जहाज में बैठ के आ जाओ, हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाओ, तो ही थक जाओगे। ये बेचारे तो घोड़े में बैठ के आए, जगह जगह शिविर लगाते हुए, और वो भी लड़ाई लड़ते हुए। तो इन्होंने मना कर दिया। तब इसने, अलेक्जेंडर ने कहा कि भाई छुट्टी दूंगा, इसके बाद घर जाने की अनुमति दूंगा। ठीक है। तो तब ये लड़े और जीते। कई बार क्या होता है कि इतिहास बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई चीज साथ नहीं दे रही होती है, फिर भी लड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिर भी लड़ना पड़ता है, वहीं से इतिहास बनता है। कई लोग होंगे आपको डिमोरलाइज करने वाले। आगे चल के पढ़ते हैं हम, मिडिवल जब हम पढ़ रहे होंगे, बाबर के समय में पढ़ते हैं। बाबर को बोल दिया था कि सितारे आपके पक्ष में नहीं है, उसने कहा मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करूंगा? मैं लड़ाई लड़ूंगा। पानीपत से पहले बोल दिया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, कि सितारे आपके क्या नहीं है। उनके यहाँ भी ज्योतिष चलता है ना, तो उसके ज्योतिषियों ने कहा था कि सितारे आपके पक्ष में नहीं लग रहे हैं, आप हारोगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं जीतूंगा। ठीक है। तो यूनानी आक्रमण, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक थे। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 बीसी में, 326 याद करना पड़ेगा आपको, 326 बीसी में बल्ख यानी बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया। कुछ नाम ऐसा लगता है यार, हिंदू कुश पर्वत अभी तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बाद के काल में हिंदुओं की हत्या की गई यहाँ पर। क्या की गई? कुश बोलते हैं काटना, मारना। कुशी, जैसे गौ कुशी, गाय को काटना, गौ गाय को मारना। हिंदू कुश माउंटेन रेंज, इसका मतलब क्या है? कत्लेआम हुआ है, यहूदियों का ही नहीं हुआ इस संसार में, हिंदुओं का भी हुआ है। ठीक है। चलो, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिससे कुछ राजतंत्रात्मक कुछ गणतंत्रात्मक बता दिया मैंने। बल्ख, बैक्टीरिया, मकदूनिया बता दिया। काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया। तक्षशिला शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग देने का वचन दिया। यह है मूर्खता। शत्रु का साथ देना क्या होता है? मूर्खता होती है। अपने आप को तो बचा लेते हैं ये लोग, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्या दिक्कतें पैदा कर देते हैं। काहे का डर भाई, सर कटा देता। लेकिन पहला गद्दार जो इतिहास का, वो कौन है? आम्बी है। कौन है? आम्बी। 326 ईसा पूर्व में उसने सिंधु नदी को पार करके, अलेक्जेंडर ने भारत की धरती पर कदम रखा। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम का युद्ध, झेलम नदी के तट पर हुआ। हाइडेस पीस का युद्ध भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइडेस पीस का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध। पौरव वंशी, पौरव राजा पोरस के साथ हुआ। कभी एक, अब तो नहीं बनती वैसी पिक्चर है, एक गाना सुनते रहे होंगे आप कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सुना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, है ना? उसको देखना, उस पिक्चर को देखना, काफी कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो 326 ईसा पूर्व में उसे सिंधु नदी को पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध क्या था? झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वितस्ता नाम है दरअसल झेलम का, वैदिक नाम क्या है? वितस्ता है। जैसे रावी का परुषणी है, ब्यास का विपाशा है, सतलज का सतुद्री है, वैसे ही झेलम का नाम क्या है? वितस्ता का युद्ध। लेकिन यूनानी इसको हाइडेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीस का युद्ध, क्योंकि यूनानी नाम जो है वो क्या है? हाइडेस्पीस। क्लियर हो गया? अलेक्जेंडर ने 2 नगर बसाए यहाँ पर। एक निकेया, जीत का नगर, क्योंकि जीत गया था, पोरस को हरा दिया इसने। हराया क्या कि बारिश हो गई, कुछ धनुष जो प्रत्यंचा होती है वो नहीं चढ़ पाई, धनुष नहीं चल पाए, हाथी हमारे लिए घातक सिद्ध हुए। ठीक है। तो फिर वो सुना होगा आपने कि पूछा अलेक्जेंडर ने कि भाई आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता। किसने कहा? पोरस ने। और सिकंदर खुश हो गया और उसने साम्राज्य लौटा दिया कि पोरस का। यही सुनते आए हो ना, तो मैं आपको ये भी समझा दूं
कि कोई किसी का साम्राज्य नहीं लौटाता तब तक कि जब तक कि आपका क्या ना हो, हित ना टकरा रहा हो। अलेक्जेंडर को समझ में आ गया कि यार मुझे तो सीमा पर इतना बड़ा इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो अंदर तो भारत के अंदर सुना था उसने, घनानंद के बारे में सुना था कि बड़े रिच लोग हैं, पता नहीं कितनी सेनाएं हैं, तो अंदर तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो दरअसल ये कोई खुशी नहीं थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर को नहीं पता था कि वो मरने वाला है, घायल हो चुका था अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर वापस जा रहा था बेबीलोन, इराक में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर का दरअसल ये था कि अभी मैं फिर पहले अभी थोड़ा स्वदेश होके आता हूं, फिर वापस आऊंगा, मेरी सहायता ये करेगा कौन? पोरस। कौन करेगा? और तब मैं विश्व विजेता बनूंगा, क्योंकि भारत को जीतना इतना आसान तो था नहीं। क्या नहीं था? आसान नहीं था। पोरस की सहायता चाहिए चाहिए थी। जैसे आम्बी की सहायता से पोरस को जीता, पोरस की सहायता से वो अंदर जीतना चाह रहा था। लेकिन मैंने कहा उसको ये नहीं पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है। तो कईयों को नहीं पता होता, दरअसल वो अपने जाल बुन रहे होते हैं षड्यंत्रों के, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या होने वाले हैं। उनका समय जो है वो अवधि पूरी होने वाली है। चलो जी, ऐसा ही हमने कहां पर देखा? इतिहास में। जब आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास सिखाता है आपको। ऐसे ही हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय भी पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बताओ? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसको लाया गया दिल्ली में। किसको? रामचंद्र देव को। बड़ा स्वागत किया अलाउद्दीन खिलजी ने उसको। यार शत्रु का स्वागत करते हैं? हमने तो यही सुना कि ये लोग तो क्या करते थे, गर्दन काट देते थे, गाजी की उपाधि धारण करते थे। लेकिन इसने क्या किया? स्वागत किया, क्योंकि इंटेलिजेंट राजा था। क्या था? उसने सुना था कि दक्षिण भारत में हीरे मोती सोने चांदी के अपार भंडार हैं, मंदिर क्या है, मतलब इतना सोना आ सकता है वहां से कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि दक्षिण पर आक्रमण हुए नहीं कभी। और मंदिरों को क्या कर दिया राजाओं ने? भर रखा था सोने चांदी से। तो उसने रामचंद्र देव का स्वागत किया, उसको राय रायन की उपाधि दी। क्या दी? राय रायन की उपाधि दी। राय रायन की उपाधि मतलब राजाओं का भी राजा, राजाओं का भी राजा। उसको 2 डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा दे दिए, कई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उसको कहा जा तू क्या कर, क्या कर, अपना राजपाट संभाल। बल्कि नवसारी का जिला भी दे दिया उसको। क्या दे दिया? अब मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो गिफ्ट लेकर खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्यान रखना, जब कभी अधिकारी बन जाओ तो गिफ्ट लेके खुश मत हो जाना। क्या मत हो जाना? अगर कोई आपको बड़ा गिफ्ट दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे काम निकलवाने वाला है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अब मिल गया देव, रामचंद्र देव मिल गया। अब उस रामचंद्र देव ने, अब अलाउद्दीन खिलजी को खुद नहीं जाना पड़ा, उसने अपना एक किन्नर, जिसका नाम क्या था? 1000 दिनारी, जिसका नाम था मलिक काफूर, 1000 दिनार में खरीदा था जिसको उसने उसने कहा तू जा भाई, अब तो सब आधा काम, आधे से अधिक काम तो मैंने कर दिया। वेल बिगन इज हाफ डन। रामचंद्र देव अब तुझे सिर्फ सहायता ही नहीं देगा, राशन भी देगा, रास्ता भी दिखाएगा। क्या करेगा? और वही किया रामचंद्र देव ने। क्या किया? रास्ता भी दिखाया, राशन की भी व्यवस्था की, और ये भी बताया कि किसके पास कोहिनूर है। प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर है। नीचे सुंदर पांडे और वीर पांडे क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, वहां जाओ, वहां पर आक्रमण करो। वो सारी चीजें बताई किसने? किसने? रामचंद्र देव ने। ये कलंक है इतिहास के। क्या है? कलंक है। अब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता कर दी, तो तभी बोलते हैं कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन, पहला सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। रामचंद्र देव गर्दन कटा देता अपनी, मर जाता, ना बताता नीचे के रहस्य, तो कोहिनूर ऊपर नहीं आता। और दक्षिण का सोना बताते हैं कि घोड़ों में नहीं आया, ऊंटों में आया। इतना तो यार घोड़े, इतना तो खच्चर में आता है, उससे ज्यादा घोड़े में आता है, उससे ज्यादा ऊंट में आता है। ऊंट और हाथियों में लाद कर लाया गया क्या सोना? प्रताप रुद्रदेव ने सिर्फ अपने सरेंडर करने के लिए अपने कद की, अपने आदम कद की सोने की मूर्ति और उसके हाथों में जंजीर सोने की, वो दी थी मलिक काफूर को कि भाई मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। मलिक काफूर ने कहा तो ठीक है, लाओ और लाओ, क्या क्या है। कोहिनूर भी लिया, फिर सोना चांदी भी लिया। समझ रहे हो? तो गिफ्ट लेकर क्या नहीं होना है,
पहले तो लेना ही नहीं है, किसी की चाय नहीं पीनी है, गिफ्ट लेके बहुत खुश नहीं होना है, लेना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, खुश तो बात की बात है, जब लोगे ही नहीं तो खुश कहां से होगे। सामने वाला नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होना चाहते हो तो दो काम बता रखे मैंने क्या करना है, जेब सिलवा कर रखनी है और गिफ्ट नहीं लेना है किसी, बट ऐसा होगा नहीं शायद। निकेया, जीत का नगर, निकेया मतलब जीत का नगर। और किसका घोड़ा मर गया, किसका, बुकाफेला, बुकाफेला किसका, अलेक्जेंडर का प्रिय घोड़ा मर गया, बुकाफेला। कहीं कहीं पे वो केफिला भी लिखा होता, वो केफिला, कहीं पर बुकाफेला। तो बुकाफेला नामक दूसरा नगर बसाया घोड़े के नाम पे। बड़े लोग जिनके पास शक्ति होती है वो घोड़ों के नाम पे भी क्या कर देते हैं, नगर बसा लेते हैं, बुकाफेला। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया 323 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, इराक, इराक मतलब मेसोपोटामिया में उसकी मृत्यु हो गई। बाकी पता नहीं, आपके इंटरनेट पे दिखा रहे होते हैं, ये जो एक यूनिवर्सिटी चल रही है, कौन सी एक यूनिवर्सिटी और खुल गई ना मोबाइल पर जो चलती है, क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया वाली, उसमें बताते हैं कि अलेक्जेंडर जब मरा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। कुछ ऐसा हुआ होगा क्या, ताकि दुनिया को पता चल सके कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है, तो उसके हाथ बाहर रखे गए कि जब उसकी कब्र जब उसको वो किया गया कि क्या दफनाया गया, तो जो भी किया गया होगा, ऐसा मोबाइल पे देखा मैंने, मुझे इतिहास में तो नहीं मिला कि उसके दोनों हाथ बाहर थे। ठीक है जी। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया, 323 में बेबीलोन में उसका मृत्यु होगी। प्रभाव क्या हुआ यूनानी आक्रमण का, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उल्लूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले जो थे वो कौन थे, हिंद एवं शासक थे, इंडो ग्रीक शासक थे। कौन थे, ये तो उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन भी है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई भारत में, आंसर इंडो ग्रीक से। दूसरा, छत्र प्रणाली सीखी, गवर्नर वाली, क्या मुद्रा निर्माण की कला सीखी। भारत में गांधार शैली की कला, जिसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। सिकंदर से लड़ते हुए जब अश्वक का शासक असे के नाय मारा गया तो उसकी रानी ने सेना का नेतृत्व किया और देखते ही देखते राज्य की सारी स्त्रियां स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पड़ी, अंततः पराजित हुई। इस देश में ऐसा भी झेला उसने सिकंदर ने कि सिर्फ महिलाएं लड़ रही थी। जब पुरुष सारे मर गए तो फिर कौन, क्या नाम था उसका, अस्से के नाय। अस्से कहां का राजा था, अश्वक का राजा था। कहां का, तो ये मर गया, इसकी रानी आई, इसकी रानी ने संभाला, साथ में सारी महिलाओं की फौज, और उनका आक्रमण झेलना पड़ा किसको, सिकंदर को। ठीक। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर की एक अन्य लड़ाकू जाति अर्जुनाइनो सभी 20,000 नागरिकों के साथ वीरता पूर्वक प्रतिशोध के पश्चात अपनी स्त्रियों बच्चों के साथ आग में जल मरे, जो जौहर की पहली लिखित घटना है। 20,000 लोगों ने जिंदा, स्त्री बच्चे और ये सब लोग क्या हो गए, जौहर किया इन्होंने। तो जौहर की पहली लिखित घटना कहां पर दिखाई देती है, कहां पर दिखाई देती है भाई। और जितना महिमा मंडन करके दिखाया जा रहा है इन लोगों को, आप खुद सोचो यार, आप सफर करने जाते हो तो क्या नहाने को मिलता है बीच में कहीं, 3 दिन का सफर है ट्रेन में, नहाने के लिए मिलता है। हाँ जी, ये तो बहुत गंदे थे, गंदे मतलब स्नान विस्नान पता नहीं करते थे नहीं करते थे, और मानसिक रूप से भी बीमार थे लोग। यही नहीं, आगे तक के आक्रांता जितने भी होंगे नेक्रोमेनिया के शिकार थे, मैंने बताया आपको। इसलिए जौहर करना पड़ता था इस देश की स्त्रियों को और बच्चों को, किसी को नहीं बख्शते थे ये लोग। गंदी मानसिकता के और क्या बीमारी से ग्रसित लोग होते थे। ये समझ में आ रहा है, इसलिए जौहर करना पड़ा, आग में जल मरे, जो जौहर की पहली लिखित घटना है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद मैं कराऊंगा मौर्य साम्राज्य, जो कि 5 स्टार 7 स्टार चैप्टर है।